तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो मैं बता दूं आपको कि इस पे मैं आपकी यूनिट नंबर 4 कवर करने वाला हूं, जो कि आपकी केमिस्ट्री की होने वाली है। ठीक है। तो जो यूनिट नंबर 4 है वो है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशंस के बारे में। तो हमको यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड अब मैंने अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया है। एंड जब तक आप ये यूनिट 4 देख रहे होंगे तब तक चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आज 28 तारीख है। ठीक है। एंड कल नहीं परसों आपका एग्जाम है। ठीक है। तो चलो, वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, कि आप पढ़ें एंड आपको समझ में आ जाए। ठीक है। बाकी आप अपने वर्ड्स पे लिख के आ सकते हो एग्जाम में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो देखो, पॉलीमर पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। तो देखो यहाँ पे हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पॉलीमर्स का, टाइप क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल रबर क्या है, सिंथेटिक रबर क्या है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, पॉलीथीन क्या है, पीवीसी क्या है, पीएमएमए क्या है, टेफ्लॉन क्या है, एंड पॉलीक्रिस्टलिन क्रिस्टाइल क्या है, पीवीसी क्या है, नाइलॉन सिक्स फेनोलॉन और यूरिया, बूना एन एंड बूना एस। तो देखो, बूना एन बूना एस, ये जितने भी टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो हम इनका जो फॉर्मेट है वो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन के बाद पर्पस बताऊंगा एंड उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग क्या है। देन उसके बाद अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम, एंड कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एंड ये कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला, मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज। तो आई होप तुमको समझ में आएगा। एंड इस बार मैंने ना नोट्स के लिए भी थोड़ा सा चेंज किया हुआ, कि इस बार हमको एकदम प्रोफेशनल नोट्स चाहिए एंड उसी टाइप पे मैं नोट्स लेके आया हूँ बना के। ठीक है। सो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। तो देखो, पॉलीमर क्या होता है। सो पॉलीमर, ध्यान से समझना, जो हमारा पॉलीमर है ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है। तो ये देखो, जो पॉलीमर है ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट मार्को मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटी रिपीटिंग यूनिट जैसे मोनोमर्स को, जो मोनोमर होते हैं उनके कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। जुड़ने से बनते हैं। देखो ध्यान से सुनना। देखो, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं ये एक हाई मॉलिक्यूल वेट मार्को मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। जो छोटे छोटे मोनोमर्स को, देखो जो छोटे छोटे मोनोमर्स हुए एंड उनके कोवैलेंट से आपस में जुड़ गए, एंड इनके जोड़ने से हमारा क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। इसका पर्पस क्या होता है। तो देखो, पर्पस ध्यान समझना, मोनोमर्स को जोड़कर ऐसी मटेरियल बनाना जिनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी सिंगल मॉलिक्यूल से बहुत बेटर हो। तो ध्यान से समझना। देखो, जो पॉलीमर्स का पर्पस है, तो उनका पर्पस ये है कि जो हमारे मोनोमर्स है, मोनोमर्स को ऐड करके ऐसे मटेरियल बनाना जिनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और प्रॉपर्टी सिंगल मॉलिक्यूल से बहुत बेहतरीन हो। ठीक है। इसमें वर्किंग क्या है, तो जैसे मान लो कि जैसे हमारे पास मोनोमर है, मोनोमर मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो देखो, मोनोमर का मतलब क्या होता है, जिसमें दो बॉन्ड होते हैं या रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से एक दूसरे से क्या करते हैं, कोवेलेंटली जुड़कर लंबी चेन बनाते हैं। जितने मोनोमर जुड़ते हैं उतने संख्याएं ऑफ उतनी डिग्री ऑफ पॉलीमर्स कहलाती है, मतलब एन। तो देखो, जैसे यहाँ पे तीन मोनोमर जुड़े हुए हैं तो नंबर ऑफ, तो यहाँ पे कितना जुड़ गए, तो एम एम एम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन कितने होंगे, 3। ये क्या बन गया, हमारा पॉलीमर चेन बन गया। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखो, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 to lakhs, और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है। एमोर्फस और क्रिस्टलाइन रीजन्स हो सकते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज में मेल्ट होता है। ध्यान से समझिए। अब इसके तीन प्रकार के होते हैं कंपोनेंट। ठीक है। मोनोमर होता है, होमो पॉलीमर होता है, और को पॉलीमर होता है। तो जो मोनोमर होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। होमो पॉलीमर एक टाइप का मोनोमर से बना, एंड को पॉलीमर दो या अलग मोनोमर से बनता है। इसके एडवांटेज क्या है, तो देखो, ये लाइट वेट का होता है, ड्यूरेबल होता है, और कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल मिलते हैं, और सस्ता और मास प्रोड्यूस करना आसान होता है। ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो डिसएडवांटेज क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और पॉलीमर एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है। कुछ पॉलीमर जो होते हैं वो हीट और यूवी से डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन लाइक प्लास्टिक हो गया, फाइबर्स हो गया, रबर हो गया, एंड पैकेजिंग हो गया, एंड बायोमेडिकल डिवाइसेस हो गए। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ पॉलीमर्स, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो देखो, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें मोनोमर आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर बनाते हैं। देखो, जो हमारे पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें मोनोमर जो होते हैं, मोनोमर मैंने आपको बताया है डबल बॉन्ड या रिएक्टिव।
ठीक है? जो मोनोमर आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर बनाते हैं या जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? ये छोटे-छोटे जो मोनोमर्स होते हैं उनसे बड़ा देखो छोटे मोनोमर से बड़ी यूज़फुल स्ट्रक्चर पॉलीमर चेन बनाती है। देखो छोटे-छोटे मोनोमर जुड़ते जाएँगे एंड एक बहुत बड़ी पॉलीमर चेन बन जाती है। आई होप क्लियर होगा। वर्किंग क्या है? ठीक है। यहाँ पर 2 मेन तरीके होते हैं। पहला होता है एडिशन एडिशन मतलब एडिशन मतलब चेन ग्रोथ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है कि स्टेप ग्रोथ होता है, छोटा बाई प्रोडक्ट जैसे H2O निकलता है एंड को पॉलीमराइजेशन में 2 अलग मोनोमर्स एक साथ पॉलीमराइज होते हैं। तो ये इसका रिएक्शन है, तो प्लीज ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा। जैसे CH2 इज इक्वल टू CH2, ये इसका क्या है? एडिशन और कंडेंसेशन का रिएक्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो एडिशन एडिशन पॉलीमराइजेशन फास्ट होती है, कंडेंसेशन जो होता है वो स्लो होता है। एडिशन में फॉर्मूला इज इक्वल टू मोनोमर बाई एन होता है एंड कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट निकालने से फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इसके टाइप देख लो। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? पॉलीथीन, PVC, PMMA, टेफ्लॉन एंड पेन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसमें नायलॉन 6 फेनोलिन और यूरिया। एंड कोपॉलीमराइजेशन में क्या आता है? बूना एस आ जाता है एंड बूना एन आ जाता है। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज देखो, कंट्रोल्ड रिएक्शन से डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स, वेट और प्रॉपर्टी वाले पॉलीमर्स बना सकते हैं। ठीक है। देखो जो हमारा एडवांटेज है इसका, तो एडवांटेज क्या है कि जो हमारे कंट्रोल्ड रिएक्शन से डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स, वेट और प्रॉपर्टीज वाले पॉलीमर बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्लो होती है और बाई प्रोडक्ट रिमूव करना पड़ता है। रिएक्शन कंडेंसेशन स्ट्रिक्टली कंट्रोल करनी पड़ती है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ये थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू एडिशन। एंड ये बाई प्रोडक्ट रिमूव करना पड़ता है। रिएक्शन कंडीशन स्ट्रिक्टली कंट्रोल करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें याद रखना जो मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है। एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके? लाइक प्लास्टिक हो गया, मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक फाइबर्स और रिजाइंस एंड रबर की फैक्ट्री या इंडस्ट्री बोल सकते हो। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर था। तो देखो क्लासिफिकेशन मैं बताता हूँ तुमको। तो देखो पॉलीमर जो होते हैं, क्या देखो पॉलीमर जो है हमारे पॉलीमर को उनके सोर्स, स्ट्रक्चर, थर्मल बिहेवियर और मॉलिक्यूल फोर्स के अंदर आधार पर क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया। देखो ध्यान से सुनना, जो हमारे पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर को उनके सोर्स, स्ट्रक्चर, थर्मल बिहेवियर और मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है। इसका पर्पज क्या होता है? पॉलीमर को सिस्टमेटिकली समझना और उनकी एप्लीकेशन सिलेक्ट करना करना उनकी कैटेगरी के हिसाब से। देखो जो हमारे पर्पज है, पर्पज हमारा क्या है? पर्पज क्या है? देखो जो हमारे पॉलीमर है, पॉलीमर को सिस्टमेटिकली सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना और उनके एप्लीकेशन सिलेक्ट करना उनकी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। अब ध्यान से समझना, वर्किंग हर क्राइटेरिया हर पॉलीमर की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, लाइक ऑरिजिन, चेन अरेंजमेंट, हीट रिस्पॉन्स को देखकर क्लासिफाई किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है? पॉलीमर, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा स्ट्रक्चर है एंड हमारा थर्मल वेव। तो यहाँ पर सोर्स में थे नेचुरल और सिंथेटिक एंड सेमी। इसमें क्या है? लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। और इसमें थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग्स। तो देखो 3 प्रकार का हो गया पॉलीमर। सोर्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, थर्मल हो गया। सोर्स में नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी वाली चीज आ गई। स्ट्रक्चर में लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड वाली चीज आ गई। एंड थर्मल बिहेवियर में हमारा क्या आ गया? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग्स आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखो कैरेक्टरिस्टिक देख लो कि एक ही पॉलीमर मल्टीपल कैटेगरी में आ सकता है, जैसे PVC, सिंथेटिक प्लस लीनियर प्लस थर्मोप्लास्टिक। तो देखो जो हमारा पॉलीमर है वो मल्टीपल कैटेगरीज में आ सकता है, लाइक PVC, सिंथेटिक प्लस लीनियर प्लस थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक हीट पर बार बार मोल्ड होते हैं। देखो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो हीट पे क्या होते हैं? बार बार मोल्ड करते हैं, जिससे थर्मोसेटिंग सिर्फ एक बार हो। ठीक है। एंड अब इसके टाइप क्या है? तो देखो बेसिस, सोर्स और टाइप। तो सोर्स क्या है? नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। थर्मल बिहेवियर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक, मॉलिक्यूलर फोर्स, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स। तो ये सारे इनके क्या है? कंपोनेंट्स या टाइप बोल सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है? तो देखो सही क्लासिफिकेशन से मटेरियल सिलेक्शन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए आसान हो जाता है। अगर तुम सही से क्लासिफिकेशन कर रहे हो एंड मटेरियल सिलेक्शन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए क्या हो जाता है? बहुत ही इजी हो जाता है। डिसएडवांटेज, कुछ पॉलीमर जो होते हैं वो ओवरलैप कैटेगरीज में आते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन रिजिड नहीं होती। देखो जो हमारे बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं वो ओवरलैप कैटेगरीज में आते हैं, इसलिए क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमेशा रिजिड नहीं होता है।
एप्लीकेशन क्या है इनके, तो एप्लीकेशन है इनके मटेरियल साइंस, प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल में यूज किया जाता है। आई होप क्लियर होगा। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो होता है वो रबर ट्री के लेटेक्स से मिलने वाला नेचुरल इलास्टोमर होता है, केमिकली सिस 14 एंड पॉली आइसोप्रीन। तो देखो जो हमारा नेचुरल रबर होता है वो लेटेक्स से मिलने वाला क्या होता है, नेचुरल इलास्टोमर होता है। तो देखो यहाँ पे मोनोमर है, ठीक है, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड CH2 कवर है, तो ये आइसोप्रीन है। एंड ये जो पॉलीमर है CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो मोनोमर और पॉलीमर आपको दोनों ये याद करने पड़ेंगे, जो आइसोप्रीन एंड सिस कॉन्फ़िगरेशन है, एंड ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आता है इसका पर्पस क्या। तो देखो सबसे पहले तो इलास्टिक होता है, जो हमारा रबर होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है, नेचुरल मटेरियल प्रोवाइड करना, जो टायर जैसे टायर्स हो गए, फुटवियर्स हो गए, इन चीजों में होता है। देखो जो हमारे टायर्स होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, और हमारे फुटवियर जो होते हैं ये भी स्ट्रेचेबल होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं। तो इन सब चीजों चीजों का पर्पस क्या, मतलब नेचुरल रबर का पर्पस क्या है कि इलास्टिक होना, स्ट्रेचेबल, नेचुरल मटेरियल प्रोवाइड करना लाइक टायर, फुटवेयर, इन सब चीजों में। अब आता है वर्किंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। देखो जो रबर ट्री की देखो जैसे हमने रबर ट्री है उसकी बार को हमने क्या किया, वो कट करके लेटेक्स लगाया, ठीक है, लेटेक्स निकाला, ठीक है, मिल्की फ्लड होता है। देखो जो हमारा रबर ट्री होता है उस पर हमने कट लगाया, देन हमने उस पर क्या किया, उसका लेटेक्स निकलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जिससे फॉर्मिक एसिड से कोगुलेटेड करके रॉ रबर निकलता निकलता जाता है, और सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चेन और कोलाइड होती हैं। इससे स्ट्रेच करने पर चेन्स स्ट्रेटन और फोर्स हटने पर वापस कॉइल हो जाते हैं लाइक इलास्टिसिटी। जो हमने रबर ट्री है उससे हमने लेटेक्स निकाला, देन हमने हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मिक या एसिडिक एसिड है उससे कोगुलेट किया रॉ रबर को, एंड सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चेन कोलाइड होती है, एंड इसे स्ट्रेच करने पर जो चेन्स होते हैं वो स्ट्रेट और फोर्स हटने पर सेम चीज पे आ जाते हैं। जैसे आप रबर को खींचोगे एंड जैसे ही उसका फोर्स हटेगा ना, तो वो सेम अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखो हाईली इलास्टिक होती है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है पुअर होती है, ज्यादा खींचने पर टूट जाती है, ठीक है, और लो हीट और ऑयल ऑक्सीडेशन एंड ये सब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं कि गर्मी में स्टिकी, सर्दी में ब्रिटल होता है, ठीक है। गर्मी में क्या होता है, देखो गर्मी में क्या होता है, स्टिकी होता है, एंड सर्दियों में थोड़ा सा ब्रिटल होता है। इसके टायर टाइप क्या है, रॉ होता है और क्रेप रबर और गटा, ये मतलब गुट्टा परचा करके लिखा हुआ है, ट्रांस आइसोमर्स, हार्ड और नॉन इलास्टिक होता है। एडवांटेज क्या है, देखो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल होता है, हाईली इलास्टिक होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, रॉ फॉर्म में थोड़ा सा वीक होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, लिमिटेड सप्लाई होती है या कॉस्टली होता है, पुअर एंगेजिंग रेजिस्टेंस, इसीलिए वल्कनाइजेशन क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेशन क्या है, टायर्स हो गए वल्कनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, रबर बैंड्स हो गए, फुटवियर हो गए, ग्लव्स हो गए, इरेजर हो गया, एंड तो ये सारी चीजें हो गई। तो हमने आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, क्लास टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड नेचुरल रबर। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर के बाद हमारे पास 4-5 टॉपिक्स और हैं, एंड हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, नेचुरल रबर हो गया, अब पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर। तो देखो जो सिंथेटिक रबर है ये आर्टिफिशियल इलास्टोमर, जो डीनी मोनोमर्स की एडिशन को देखो आर्टिफिशियल इलास्टोमर्स जो डाइन मोनोमर्स है, डाइन मोनोमर्स की एडिशन को पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं, जिसमें रबर जैसी इलास्टिसिटी होती है। देखो जो डाइन मोनोमर्स होते हैं, इन डाइन मोनोमर्स की एडिशन को पॉलीमराइजेशन से ये बनाए जाते हैं, जिसमें रबर जैसी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे सिंथेटिक रबर है इसका पर्पस क्या होता है। तो देखो नेचुरल रबर जो होती है, नेचुरल रबर की लिमिटेड सप्लाई को पूरा करने के लिए ऑयल, हीट, रेजिस्टेंस जैसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रिमूव करना। देखो एक बात ध्यान रखना, जो हमारे नेचुरल रबर होती है, नेचुरल रबर जो होती है उसकी लिमिटेड सप्लाई को पूरा करने के लिए हम
सिंथेटिक रबर का यूज करते हैं, लाइक आप मान लो कि जो ऑयल हीट रेजिस्टेंस होता है, इनको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंप्रूव करना है, ठीक है। अब आता है वर्किंग। तो देखो, पेट्रोलियम बेस्ड डाइन मोनोमर्स ब्यूटाडीन को दूसरे मोनोमर्स सिट्रीन और सिट्रीन के साथ क्या करना, फ्री रेडिकल्स को पॉलीमराइजेशन से पॉलीमराइज किया जाता है। देखो, जो हमारा पेट्रोलियम बेस्ड डाइन मोनोमर्स है, इनको क्या किया जाता है, दूसरे मोनोमर्स के साथ फ्री रेडिकल्स को पॉलीमराइजेशन किया जाता है, मतलब दूसरों के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है एंड को पॉलीमराइजेशन से पॉलीमराइज किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या है, अच्छी इलास्टिसिटी होती है और इंडस्ट्रियल स्केलेबल प्रोडक्शन होता है एंड कस्टमाइजेबल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मोनोमर रेशियो चेंज करके, ठीक है, मोनोमर रेशियो चेंज करके, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एंड इसके टाइप क्या होते हैं, तो टाइप देख लो, बूना एस होता है, बूना एन होता है, नियोप्रीन होता है और ब्यूटाइल रबर होता है, ठीक है। ये सारे इसके, ये सारी चीजें होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं किस चीज की, एडवांटेज की। तो देखो, ये सस्ता होता है, मास प्रोडक्टेबल होता है, बेटर होता है, ऑयल केमिकल रेजिस्टेंस उस टाइप में, और कंसिस्टेंट क्वालिटी होती है, ठीक है। पेट्रोलियम डिसएडवांटेज का है, पेट्रोलियम बेस्ड लाइक नॉन रिन्यूएबल होता है, कुछ टाइप्स में नेचुरल रबर से भी कम इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, टायर्स हो गया, सील्स हो गया एंड इंडस्ट्रियल रबर गुड्स हो गया एंड फुटवेयर हो गया। अब आता है हमारा एक इम्पोर्टेंट क्या, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो देखो, जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें हम देखो, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक प्रोसेस होता है जिसमें रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है, 100 डिग्री टू 180 डिग्री के टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे पॉलीमर चेन के बीच में सल्फर क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं। देखो, मैं एक चीज बताऊं तुमको, तुम थोड़ा सा आंख बंद करके, कान चालू करके सुनना मेरी बात को, कि जो हमारे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता क्या, तो मैं तुमको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक प्रोसेस होता है जिसमें जो रॉ फॉर्म की रबर होती है, उसको सल्फर के साथ 100 से 180 डिग्री के टेम्परेचर में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे जो पॉलीमर चेन के बीच में सल्फर के क्रॉस लिंक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि रॉ रबर की वीक मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेम्परेचर सेंसिटिविटी को सुधारने के लिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर यूज किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी रॉ रबर होती है, मतलब इनिशियल फेज की जो रबर होती है, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है, वो क्या होती है, वीक होती है। इसको सुधारने के लिए हमें वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि वर्किंग क्या है, तो देखो, रॉ रबर जो हुई, रॉ रबर के साथ हमने 5 to 8% हमने क्या किया, सल्फर ऐड किया, प्लस फिलर्स मतलब जिंक, ZnO, और कार्बन ब्लैक को क्या किया, माउल्ड में हीट किया जाता है। देन सल्फर एटम जो होते हैं, उनको एडसेंट्स पॉली आइसोप्रीन चेन के डबल बॉन्ड के आपस में क्रॉस लिंक बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि चेन्स को एक दूसरे पे लॉक हो जाते हैं। देखो, ये बिफोर वल्कनाइजेशन, यहाँ पे हमने सल्फर को ऐड कर दिया एंड हीट किया, तो हमारा ये जो देखो, ये जो है, ये क्या ऐड हो गया, ये सल्फर के लिंक्स बन जाते हैं, ठीक है। आई होप तुमको कितना क्लियर हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से समझ लो। टेम्परेचर का जो रेंज होता है, वो क्या होता है, 100 से 180 डिग्री सेल्सियस होता है। सल्फर 3 से 5% सॉफ्ट रबर के लिए और 30 से 32% हार्ड रबर के लिए। डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स गुडईयर इन 1839। अब टाइप है या कंपोनेंट क्या है, देखो, रॉ रबर, सल्फर, एक्सीलरेटर्स एंड फिलर्स। तो ये हमारे कंपोनेंट्स या टाइप्स बोल सकते हो, ठीक है। अब आता है एडवांटेज। तो इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी स्टेबल हो जाती है वाइड टेम्परेचर रेंज में, टेंसाइल स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखो, ध्यान से सुनना, जो हमारी इलास्टिसिटी होती है, वो क्या होती है, स्टेबल हो जाती है, ठीक है। इलास्टिसिटी स्टेबल हो जाती है और वाइड टेम्परेचर रेंज में, ठीक है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, वो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऑयल सॉल्वेंट रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है, ठीक है। ऑयल सॉल्वेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंप्रूव होता है। डिसएडवांटेज क्या, प्रोसेस के लिए हीट और टाइम चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल कॉस्ट लगती है, ओवर वल्कनाइजेशन से रबर जो होता है वो ब्रिटल हो सकता है। देखो, अगर हमने ओवर वल्कनाइजेशन कर दिया, तो ये क्या हो सकता है, ब्रिटल भी हो सकता है। एप्लीकेशन, टायर्स हो गया, कन्वेयर बेल्ट्स हो गए, फुटवेयर सोल्स हो गए और गैसकेट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हो गया, ठीक है।
तो ये सारे इसके क्या हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के एप्लीकेशन। अब आता है पॉलीथीन या पॉलीथीन बोल सकते हो उसको, ठीक है। पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन जो भी आप बोलना चाहो, देखो मैंने यहाँ पे दोनों रखा है, ये पॉलीथीन हो गया, ये पॉलीइथिलीन हो गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ना है तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जो इथिलीन मोनोमर्स होते हैं, इथिलीन मोनोमर्स का एडिशन पॉलीमर से करते हैं। सबसे सिंपल और वाइडली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक होता है पॉलीथीन या पॉलीथिलीन, ठीक है। तो हमने इथिलीन मोनोमर का एडिशन कर दिया पॉलीमर के साथ, तो ये क्या बन गया हमारा, देखो इथिलीन मोनोमर का हमने एडिशन किसके साथ किया, पॉलीमर के साथ किया, तो ये पॉलीइथिलीन बन गया। एंड ये सबसे सिंपल और वाइडली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक होता है, तो NCH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड हाई PT, ये बन जाता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, देखो लाइट वेट होता है, वाटर प्रूफ होता है, केमिकल इनर्ट मटेरियल बनाना, पैकेजिंग और इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। देखो यार भाई, पॉलीथीन तो आप लोग सब समझते होंगे, मार्केट जाते होगे तो पॉलीथीन या पॉली बैग में ही सामान लेके आते होगे, ठीक है। अब आता है वर्किंग, तो LDPE ये हाई प्रेशर, मतलब 1000 से लेके 2000 ATM तक का प्रेशर होता है। एंड हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेडिकल एंड ब्रांच चेन होती है, एंड कम डेंसिटी होता है। HDP ये जेलियर नेटा कैटलेट्स, लो प्रेशर और लीनियर चेन, ज्यादा क्रिस्टलाइन होता है और ज्यादा डेंसिटी होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल इनर्ट होता है, लाइट वेट और वाटर प्रूफ होता है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। और इसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्लो होता है, ठीक है। और टाइप तो देखो, जो लो डेंसिटी LDPE जो होता है वो लो डेंसिटी होता है, ब्रांच्ड होता है। एंड HDPE जो होता है ये हाई डेंसिटी पे होता है, तो ये लीनियर होता है। अब आता है एडवांटेज क्या, तो ये सस्ता होता है, लाइट वेट होता है, केमिकल इनर्ट होता है, वाटर प्रूफ होता है, इजी टू माउल्ड होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एप्लीकेशन क्या, पॉलीथीन बैग्स और बॉटल, बकेट्स, पाइप्स, वायर, केबल्स एंड इंसुलेशन, पैकेजिंग फिल्म, ये सब होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुमको पॉलीइथिलीन या पॉलीथिलीन और पॉलीथीन समझ में आ गया। अब आता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स का एडिशन पॉलीमर से करते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। ये एक हार्ड और रिजिड थर्मोप्लास्टिक होता है, ये इसका रिएक्शन लिखा हुआ है। और इसका जो पर्पस होता है, ये सस्ता होता है, ड्यूरेबल होता है, केमिकल रेजिस्टेंस मटेरियल बनाना, जो पाइप्स और इंसुलेशन जैसे यूजेस के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। ये जो मेनली काम किस में करता है भैया, ड्यूरेबल होता है, केमिकल रेजिस्टेंस मटेरियल बनाना, जो हमारे पाइप होते हैं इन सब में ये काम आता है। जो वर्किंग है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स का फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के साथ करते हैं, एंड बल्क सस्पेंशन या इमल्शन मेथड से इन सबसे करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है। तो ध्यान से समझना, जो विनाइल क्लोराइड होता है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर का जो फ्री रेडिकल होता है उसका एडिशन पॉलीमराइजेशन से करते हैं, बल्क सस्पेंशन या इमल्शन मेथड से, इनमें से किसी एक में से करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पॉली पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हार्ड और रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल अगर प्लास्टिसाइड ऐड करें, ठीक है, प्लास्टिसाइड ऐड करें, केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, सेल्फ एग्जिस्टिंग या फ्लेम रेजिस्टेंस, पुअर हीट सस्टेनेबिलिटी, हीट पर HCI रिलीज करता है, ठीक है। टाइप और कंपोनेंट, तो रिजिड PVC मतलब पाइप हो गया, और विदाउट प्लास्टिसाइजर हो गया, फ्लेक्सिबल PVC, ठीक है। तो अब आता है एडवांटेज, तो ये चीप होता है, ड्यूरेबल होता है, केमिकल एंड फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, और गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हीट की, ये डिसएडवांटेज की, तो हीट होता है, इंस्टेनेबिलिटी, HCI रिलीज और रिलीज टॉक्सिक फर्म्स ऑन बर्निंग एनवायरमेंटल कंसर्न। एप्लीकेशन क्या है, पाइप होता है, इलेक्ट्रिक वायर इंसुलेशन, रेनकोट्स और फ्लोर टाइल्स हो गया, एंड ग्रामोफोम रिकॉर्ड हाउसेज एंड हैंडबैग्स। तो ये सारी चीजें होते हैं। अब आता है PMMA, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो PMMA होता है, तो इसको पढ़ते हैं अपन अब। सो अब हमें पढ़ना है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिस्टलेट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड प्लीज इसको मिस मत करके जाना, ये शॉर्ट नोट में आता ही आता है, ठीक है। किसमें ये पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो देखो मिथाइल मेथा क्रिस्टलेट मोनोमर का एडिशन पॉलीमर होता है, ठीक है।
देखो जो पॉलीमर होते हैं ये मिथाइल मेथा क्रिस्टलाइड मोनोमर का एडिशन पॉलीमर होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा थर्मोप्लास्टिक होता है। एंड ये रहा इनका इक्वेशन, ठीक है। तो ये इनका केमिकल इक्वेशन है। एंड इनका जो पर्पज होता है, तो ग्लास का लाइट वेट होता है एंड ये अनब्रेकेबल होता है, सब्स्टिट्यूट बनाना जिसमें अच्छी ऑप्टिकल क्लियरिटी हो, तो ये उस काम में आता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इसका वर्किंग जो होता है वो मिथाइल मेथाक्रिस्टलेट का फ्री रेडिकल बल्क पॉलिमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये सेल कास्टिंग टेक्निक से सीट बनाने के लिए यूज किया, सीट आपने देखी होंगी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 92% लाइट ट्रांसमिट करता है, ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है, ग्लास सेल का होता है मतलब, अनब्रेकेबल होता है और सेटर रेजिस्टेंस होता है, अच्छी अल्ट्रावायलेट या वेदर रेजिस्टेंस होता है। इसका टाइप क्या है, कास्ट पीएमएमए सीट एंड एक्सट्रॉइडेड पीएमएमए सीट, ठीक है। सो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है ग्लास से हल्का और स्ट्रांग होता है, अच्छी ऑप्टिसिटी क्लैरिटी, वेदर रेजिस्टेंस, इजी टू माउल्ड होता है, ये सारी चीजें होती हैं। आई होप इतना तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो ग्लास से कम स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है और लो हीट रेजिस्टेंस होता है और फ्लेमेबल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एयरक्राफ्ट की विंडो पे यूज किया जाता है, लेंसेज पे यूज किया जाता है, कॉन्टेक्ट कैमरा एंड साइन बोर्ड में यूज किया जाता है, सेफ्टी ग्लासेस में यूज किया जाता है। एंड इन सब चीजों में ये यूज किया जाता है। एंड अब जो हमारा है वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है ये एक टेट्राफ्लुरो इथिलीन मोनोमर का एडिशन होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब जैसे टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब एक बात सुनिएगा, ठीक है। सो देखो जो अपना टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन में क्या आता है, टेट्राफ्लुरो इथिलीन मोनोमर, ये इसका एडिशन होता है, ठीक है, किसका, पॉलीमर का। हाईली केमिकल इनर्ट होता है और नॉन स्टिक थर्मोप्लास्टिक होता है। तो ध्यान से सुनना, जो हमारा टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या होता है, जो टेट्राफ्लुरो इथिलीन मोनोमर्स का एडिशन पॉलीमर होता है, ये एक हाईली केमिकल इनर्ट और नॉन स्टिक थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। आई होप तुमको इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे CF2 पर सल्फेट कैटलिस्ट प्रेशर्स ये आपके केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, एक्सट्रीम केमिकल होता है, एक्सट्रीम केमिकल होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, नॉन स्टिक सरफेस वाला मटेरियल बनाना, ठीक है। और इसका वर्किंग क्या होता है, टेट्राफ्लुरोइथिलीन का फ्री रेडिकल एडिशन पॉलिमराइजेशन होता है, पर सल्फेट कैटलिस्ट के साथ हाई प्रेशर पर यूज किया जाता है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि जो टेट्राफ्लुरोइथिलीन होता है ये उसका एक फ्री रेडिकल एडिशन पॉलिमराइजेशन होता है एंड पर सल्फेट कैटलिस्ट के साथ हाई प्रेशर पर यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई केमिकल इनर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी असर नहीं करता है एंड नॉन स्टिक सरफेस, लोवेस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हीट रेजिस्टेंस अप टू 260 डिग्री सेंटीग्रेड और एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है। ये सारी चीजें इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब बात करते हैं टाइप और कंपोनेंट। तो देखो टाइप क्या है, PTFE, ठीक है। एंड नॉन स्टिक कुकवेयर होता है एंड PTF माउल्डेड पार्ट्स या टेप, ठीक है। तो भैया अब इसके एडवांटेज क्या है? तो देखो ये एक्सट्रीम केमिकल को रेजिस्टेंस, तो देखो जो एडवांटेज है वो एडवांटेज क्या है, एक्सट्रीम क्या होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड नॉन स्टिक होता है, हाई हीट रेजिस्टेंस होता है एंड नॉन फ्लेमेबल होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये होता है एक्सपेंसिव होता है, हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर चाहिए होता है एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है और स्ट्रेच रेजिस्टेंस होता है। आई होप क्लियर होगा। नाउ एप्लीकेशन क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर होता है एंड सील्स एंड केमिकल रेजिस्टेंस पाइप होते हैं, इंसुलेशन टेप, लो फ्रिक्शन बियरिंग्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेन की। तो ये पेन क्या है, पॉली, ये पेन का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग देख लीजिएगा। एंड ये अक्र जो अपना अक्रोलोटीन मोनोमर होता है, ये उसका एडिशन पॉलीमर होता है, वूल जैसे सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ये इसका क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमर इसका रिएक्शन है एंड सिंथेटिक वूल सब्स्टिट्यूट फाइबर बनाना जो वेदर और केमिकल रेजिस्टेंस हो, ठीक है। वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये वर्किंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि मोनो ये अपना जो अक्रोलोट्राइल मोनोमर जो होता है उसका एक फ्री रेडिकल सॉल्यूशन पॉलिमराइजेशन होता है, ये डाइमिथिलीन फ्रॉम माइडिन सॉल्वेंट का यूज करता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
स्ट्रॉन्ग फाइबर वूल जैसा वार्म सॉफ्ट फील होता है एंड अच्छा रेजिस्टेंस टू सनलाइट और केमिकल होता है, और मिल्ड रेजिस्टेंस और लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नाउ टाइप्स क्या है, कंपोनेंट टाइप्स क्या है, टेक्सटाइल फाइबर ग्रेड, कार्बन फाइबर एंड कार्बन फाइबर ग्रेड्स। अब आता है एडवांटेज, तो वूल जैसा वार्म होता है, वेदर केमिकल रेजिस्टेंस होता है और ड्यूरेबल होता है। डिसएडवांटेज, वूल से कम ब्रीथेबल होता है और स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस होता है। एप्लीकेशन क्या है, और एप्लीकेशन है स्वीट वेयर एंड ब्लैंकेट, कारपेट, सॉक्स एंड कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग। सो आई होप तुमको पेन भी क्लियर हो गया होगा एंड आपका पीएमएमए तो क्लियर हो ही गया है। एंड अब आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल अल्कोहल। सो देखो पॉलीविनाइल अल्कोहल क्या होता है कि ये एक वाटर सोल्यूबल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है जो पॉलीविनाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस से बनता है। देखो जो हमारा क्या है, जो हमारा वाटर सोल्यूबल है, जो हमारा वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। सो देखो, जो हमारा पीवी होता है पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये एक वाटर सॉल्युबल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है जो पॉलीविनाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस से बनता है। तो देखो यहाँ पे स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये अपना पॉलीविनाइल एसीटेट बनता है एंड सेकंड में हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये रिएक्शंस आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस इसका देखो, पर्पस समझ लो, वाटर सॉल्यूबल होता है, फिल्म फॉर्मिंग होती है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाना और पैकेजिंग के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। अब आता है वर्किंग, तो डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन से पीवीए नहीं बनता है। देखो अगर तुम पॉलीमराइजेशन करोगे तो डायरेक्ट पीवीए नहीं बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन से कभी भी पीवीए नहीं बनता है, विनाइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है क्योंकि, इसलिए पहले विनाइल एसीटेट का फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, देन फिर एल्कलीन हाइड्रोलिसिस करके पीवीए बनाते हैं। आई होप तुमको क्लियर हो गया कि कभी भी डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन से पीवीए नहीं बनता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, विनाइल एसीटेट का फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, देन फिर एल्कलीन हाइड्रोलिसिस करके पीवीए बनाते हैं। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या, वाटर सॉल्यूबल होता है, गुड फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी होती है, टफ फ्लेक्सिबल होता है एंड रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड सॉल्वेंट, बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। टाइप कंपोनेंट क्या है, फुल हाइड्रोलाइज्ड पीवी होता है एंड पार्सली हाइड्रोलाइज्ड पीवी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन टॉक्सिक, वाटर सोल्यूबल, गुड फिल्म फॉर्मिंग एंड एडसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज, वाटर सेंसिटिविटी होता है, मतलब एप्लीकेशन लिमिट करता है, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वेट कंडीशन में, ठीक है। एंड नाउ एप्लीकेशन, एडसिव एंड ग्लूज, टेक्सटाइल साइजिंग एंड वाटर सोल्यूबल पैकेजिंग, लॉन्ड्री पाउजेज एंड पेपर कोडिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो देखो न्यूलॉन 6 है, तो इसमें क्या होता है, कैप्रोलैक्टम के रिंग्स ओपनिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीमाइड 5। देखो जो हमारा कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम के रिंग ओपनिंग से क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना पॉलीमराइड फाइबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैप्रोलैक्टम रिंग हो गया एंड ये रिंग ओपनिंग हो गया एंड हीट हो गया, तो ये बन गया, ठीक है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, तो देखो स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, सिल्की सिंथेटिक फाइबर बनाना जो नेचुरल फाइबर्स के सब्सटीट्यूट होते हैं, ठीक है। वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जो हमारा कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम का रिंग ओपनिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, हीट के साथ थोड़ा थोड़ा वाटर क्रस्टलेट यूज होता है। देखो जो हमारा कैप्रोलैक्टम का जो रिंग होता है, रिंग ओपनिंग, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के साथ होता है एंड ये हीट के साथ साथ थोड़ा क्या करता है, वाटर क्रस्टलेट यूज करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एंड अच्छी इलास्टिसिटी और एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस एंड सिल्की सिल्की होता है और लो मॉइस्चर होता है एंड लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स क्या है, नायलॉन 6 फाइबर, नायलॉन 6 मोल्डिंग रेंज एंड एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, इंसेक्ट होता है एंड फंगाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो क्या होता है कि यूवी डिग्रेडेशन होती है एंड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन करके स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है। अब आता है
एप्लीकेशन में क्या है, क्लॉथिंग फाइबर्स, रोप्स हो गया, फिशिंग नेट्स हो गया, एंड टायर्स कॉर्ड्स हो गए, एंड कारपेट्स हो गए, एंड ब्रशेस हो गए। तो ये सारी चीजें आपके नायलॉन 6 में आती हैं। अब आता है नायलॉन 6 तो देखो नायलॉन 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अब आपको पढ़ाते हैं नायलॉन 6। तो देखो जो नायलॉन 6 है ये एक एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइइमीन, देखो एस ए एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना पॉलीमाइड फाइबर होता है, जिसको हम नाइलॉन 6 बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इसका रिएक्शंस है, ठीक है। एंड ये इसका पर्पस क्या होता है, ये बहुत हाई स्ट्रेंथ, देखो ये क्या होता है कि बहुत हाई स्ट्रेंथ होता है इसका, एंड इंजीनियरिंग ग्रेड सिंथेटिक फाइबर से देखो जो हमारा, देखो बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी, एंड ये इंजीनियरिंग ग्रेड और सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक बनाना, ठीक है, इसी से यूज होता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं वर्किंग की। तो देखो एडपिक एसिड यानी कि 6C डाई एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डाइमीन 6C डाइमीन का कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन हीट और हाई प्रेशर के साथ वाटर बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो ये देखो इसका प्रोसेस जो होता है बहुत ही सिंपल और इजी होता है, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, एंड बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के बाद क्या करते हैं, अच्छी इलास्टिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन होता है, एंड केमिकल रेजिस्टेंस होता है, एंड लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है, स्मूथ लेटरल सरफेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं किसकी, टाइप टाइप और कंपोनेंट। तो देखो फाइबर ग्रेड्स नायलॉन 6 एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक ग्रेड्स गैर हो गया और वेयरिंग हो गया, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एडवांटेज क्या है इसके, बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, अच्छी इलास्टिसिटी होती है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में भी यूज हो सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली होती है, एंड हाई प्रेशर टेम्परेचर यूवी डिग्रेडेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या है, टेक्सटाइल फाइबर, रोप्स, टायर्स, कॉर्ड्स, एंड गेयर्स वियरिंग मशीन पार्ट, ये सब होता है। अब आता है बेक लाइट। तो देखो फिनोमिनल फॉर्म फॉर्म बेक लाइट है। तो देखो फिनोलोन और फॉर्मलेडिहाइड्स के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना पहला फुल्ली सिंथेटिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो देखो ये आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर का क्या है, एक रिएक्शन है, एंड इसका पर्पस क्या होता है कि हीट हार्ड होता है ये, और हीट रेजिस्टेंस होता है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल बनाना जो परमानेंटली क्या हो, रिजिड हो, ठीक है। एंड वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, देखो फिनोलोन एंड फॉर्मलेडिहाइड एसिड मतलब नोवोलेक लीनियर या बेस रिजोल प्री क्रॉस लिंक्ड कैटलिस्ट के साथ कंडेंस होते हैं, हीट कनिंग एजेंट से फाइनल क्रॉस लिंक्ड होकर 3D नेटवर्क बनाता है, एंड लियो बीकलैंड 1907, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, हार्ड होता है, रिजिड हीट रेजिस्टेंस होता है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, एंड केमिकल रेजिस्टेंस होता है, एक बार सेट होने पर दोबारा मोल्ड नहीं होता है, ठीक है। एंड टाइप क्या है, नोवलिक एसिड कैस्टलेट लीनियर प्रिक्रॉसर और रिजॉल्व। हाई हीट एडवांटेज है, हाई हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, हार्ड और ड्यूरेबल। डिसएडवांटेज ब्रिटल होता है, डार्क कलर होता है, और नॉन नॉन क्रिस्टलेबल होता है। एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, प्लग होता है, हैंडल, बिलियर्ड बॉल्स, एंड पीवीसी बोर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेक लाइट। अब हम पढ़ेंगे यूरिया। तो देखो जो यूरिया फॉर्मले डिहाइड्रेट डिजाइन है, तो इसके बारे में बताते हैं। ये जो यूरिया और फॉर्मले डिहाइड के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना कलरलेस थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है। एंड इसका ये रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड ये कलरलेस होता है, हार्ड होता है, रिजिड मटेरियल बनाना जो जो कलर्ड प्रोडक्ट के लिए बेक लाइट से बेटर होता है, ठीक है। माइल्ड एल्कलीन कंडीशन में मिथाइल यूरिया बनता है, फिर एसिड क्रिस्टलाइड्स की प्रेजेंस में हीट करने पर क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क बनता है, ठीक है। एंड नाउ अब हम आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक बता दें। तो ये देखो थर्मोसेटिंग होता है, हार्ड होता है, कलरलेस होता है, एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है, स्ट्रेच एंड रेजिस्टेंस होता है, एंड थोड़ा वाटर रेजिस्टेंस होता है। एंड टाइप्स, तो देखो माउल्डिंग पाउडर मानिए कि इलेक्ट्रिकल गुड्स होता है, एंड प्लाईवुड बाइंडिंग होती है। एंड अब बात करते हैं एडवांटेज में क्या है कि ये कलरलेस होता है, कलर्ड प्रोडक्ट बनाना आसान होता है, हार्ड होता है, स्ट्रेच रेजिस्टेंस होता है, एंड गुड इंसुलेटर होता है।
डिसएडवांटेज क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड्स होता है, रिलीज हो सकता है, और हेल्थ कंसर्न एंड ब्रिटल नॉन रिसाइक्लेबल होता है। एंड एप्लीकेशन क्या है, एडहेसिव, प्लाईवुड, माउल्टेड इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड अनब्रेकेबल होता है, और टेक्सटाइल फिनिशिंग पार्टिकल्स, बोर्ड बाइंडर होती है। एंड अब हम पढ़ेंगे बुना एन। तो देखो, नाइट्राइल रबर, एनबीआर भी बोलते हैं उसको। तो ब्यूटाडीन जो होता है, ब्यूटाडीन और एक्रोट्राइल्स के को पॉलीमराइजेशन से बना सिंथेटिक इलास्टोमर होता है। एंड ये ब्यूटाडीन का रिएक्शन होता है। एंड ब्यूटाडीन प्लस आक्राइलोन का ये रिएक्शन होता है। इसका पर्पस क्या होता है, ऑयल और सॉल्वेंट रेजिस्टेंस सिंथेटिक रबर बनाना इंडस्ट्रियल यूज होसेस के लिए होता है। एंड ब्यूटाडीन एंड अक्रेटिन का फ्री रेडिकल इमल्शन कॉपी को पॉलीमराइजेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक, एक्सीलेंट ऑयल ग्रीसेस फ्यूल सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होता है। एंड गुड एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस होती है, अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। एंड टाइप क्या होते हैं, टाइप क्या होता है, टाइप बोले या कंपोनेंट बोले तो डिफरेंट अक्रोलॉन ट्रायल्स, कंटेंट ग्रेड्स, हाई मीडियम लो नाइट्राइल। एंड एडवांटेज एडवांटेज में क्या है कि ये पुअर वेदर और ओजोन रेजिस्टेंस होता है। एंड लो लो इलास्टिसिटी होती है। एंड नेचुरल रबर होता है, ठीक है। एंड ऑयल सील, ये एप्लीकेशन है, फ्यूल हाउसेज, गैस टेप्स, जीरो रिंग, प्रिंटिंग रोलर एंड ग्लव्स, ठीक है। नाउ लास्ट है आपका बुना एस। तो ब्यूटाडीन एंड सिट्रीन के को पॉलीमराइजेशन से बना सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिंथेटिक रबर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटाडीन और सिट्रीन से बनता है हमारा बुना एस। ये नेचुरल रबर का सस्ता एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड सब्स्टिट्यूट बनाना स्पेशली टायर्स के लिए होता है, ठीक है। ब्यूटाडीन और जो हमारा सेंट्रिन है, इसका 3:3:1 होता है। मतलब तीन पार्ट ब्यूटाडीन का लिया जाता है एंड एक स्ट्राइंडीन का लिया जाता है। एंड इनका फ्री रेडिकल इमल्शन को पॉलीमराइजेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुड एब्जॉर्प्शन एंड वियर रेजिस्टेंस होता है, नेचुरल रबर से सस्ता होता है, अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एंड मॉडरेट ऑयल रेजिस्टेंस होता है। एंड इसका टाइप क्या है, देखो, कोल्ड एसबीआर मतलब लो टेम्परेचर इमल्शन होता है, बेटर क्वालिटी होती है। हॉट एसबीआर हाई टेम्परेचर इमल्शन। एडवांटेज क्या है, सस्ता होता है। एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस गुड, और एंगेजिंग रेजिस्टेंस अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज, नेचुरल रबर से कम इलास्टिक होता है एंड पुअर ऑयल रेजिस्टेंस होता है, बुना एस से कम होता है, ठीक है। एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल्स, टायर सबसे ज्यादा यूज, फुटवेयर, सोल्स एंड फुल टाइल्स, केबल इंसुलेशन एडवाइस होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट नंबर 4 खत्म होता है। एंड मैं इसके नोट्स दे दूंगा आपको, तो प्लीज मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अब बाकी है आपका यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 एंड 7। सो मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।